अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं TNN TV प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। कुछ बात करेंगे प्रोग्राम में। कराची में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। शहर कायद का अमन तकरीबकारों को आंख में खटकने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में एक पुलिस एहलकार समेत 6 अफराद जाँ बहक जबकि 3 एहलकार ज़ख्मी हो गए। मुकाबले के बाद तमाम चारों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। 4 दहशतगर्द एक कार में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अहाते में दाखिल हुए। गाड़ी से निकलते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस मौके पर इमारत की सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड्स और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग के साथ साथ दस्ती बम भी फेंके। फायरिंग के तबादले में तमाम दहशतगर्द हलाक जबकि मुतादिद सिक्योरिटी गार्ड्स जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। मजमूई तौर पर 8 लाशों को और 8 ज़ख्मियों को सिविल हस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ बहक होने वालों में 3 सिक्योरिटी गार्ड और सिंध पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है, जबकि चारों दहशतगर्दों की लाशें भी सिविल हस्पताल कराची में ही लाई गईं। चारों दहशतगर्दों ने टी शर्ट्स, जीन्स और ट्राउज़र पहने हुए थे। दहशतगर्दों की जेबों से शनाख्त की कोई चीज़ नहीं निकली। हमला आवरों की उम्रें तकरीबन 22 से 28 बरस के दरमियान थीं। दूसरी जानिब पुलिस ज़राए का कहना है कि 2 से 3 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने जाए वक़ूअ से गिरफ़्तार भी किया है। कराची पुलिस चीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 10:02 पर 4 दहशतगर्द गाड़ी में आए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। 10:10 पर कार्रवाई मुकम्मल हो गई। महज 8 मिनट में 4 दहशतगर्द मार गिराए गए। दहशतगर्दों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दाखिली रास्ते पर ही रोक लिया गया था। दहशतगर्द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दाखिल ही ना हो सके। 2 दहशतगर्द पहली चेक पोस्ट पर मारे गए थे। DG रेंजर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से ज़ायद अफराद का हमला होता है। दहशतगर्द कत्ल गारतगिरी और यरगमाल बनाने के मंसूबे के तहत आए थे। वो इमारत में मौजूद शहरियों को यरगमाल बनाना चाहते थे। वो जदीद असले से लेस थे। उनके पास खाने पीने की अशिया भी थीं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। होस्टेज बनाने के भी इरादा रखते थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास जो चीज़ें रिकवर हुई हैं, हर टेररिस्ट मुकम्मल तौर पर असले से लेस था, जिसमें उसके पास AK-47 राइफल्स थी। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के 2 मरकज़ी दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा IH चुंडीगढ़ रोड और स्टेट बैंक से मुत्तसिल है। पहले दरवाजे से बैरियर से गुजरने के बाद सिर्फ खुसूसी गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त होती है और दूसरा दरवाज़ा पाकिस्तान रेलवे कार्गो से मिला हुआ है। आम अफराद को रेलवे कार्गो दरवाजे से दाखिल होने की इजाज़त होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी इदारों ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और हमले को नाकाम बनाया। पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ज़ख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने भी कहा कि चंद दहशतगर्दों ने स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया और तमाम 4 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात का आगाज़ हो गया है और जल्द मास्टरमाइंड तक जल्द पहुँच जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मज़म्मत की और कहा यह वाक़या मुल्क की सलामती और मईशत पर हमले के मुतरादिफ है। वबाई सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क दुश्मन अनासिर नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला ने तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को मज़ीद चौकस रहने और वाक़े की मुकम्मल तफसील इंक्वायरी रिपोर्ट मांग ली है। खुशाइन बात यह है कि दहशतगर्दों का हमला भी सरमायाकारों और ताजरों के हौसलों को पस्त ना कर सका। हमले के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज में 242 पॉइंट का ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया और KSE 100 इंडेक्स की 34,000 पॉइंट की नफसियाती हद भी बहाल हो गई। दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। कराची के अहम तजारती मरकज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। वतन के जाबाज सिपाहियों ने मुल्की मईशत गिराने का नापाक इरादा लेकर आने वाले वतन दुश्मनों को सर के बल गिरा दिया।
सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 4 मुसल्लह दहशतगर्द मार गिराए। सिक्योरिटी इदारों ने स्टॉक एक्सचेंज का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल करके इमारत को क्लियर करार दे दिया। 10 बजे के करीब मुसल्लह दहशतगर्दों का कराची के अहम तिजारती मरकज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला। मरकजी गेट पर चौकस खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों का बरवक्त एक्शन। दहशतगर्दों की फायरिंग से इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दहशतगर्द अपनी गाड़ी से निकलकर पनाही ढूंढते रहे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में निशाना बाज ताक लगाए बैठे थे। एक दहशतगर्द, दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, चारों को एक एक करके सर पर गोलियां मारकर ढेर कर दिया। चौकी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया और हमला आवरों को इमारत में दाखिल न होने दिया। 10 से 15 मिनट के दौरान पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने 4 दहशतगर्दों को मरकजी गेट पर ही गोलियों से भून दिया। 1 मिनट के वक्त के बाद मैं फिर उठा, फिर मैंने उसको देखा तो वो किसी कहीं और फायरिंग कर रहा था सामने, तो फिर मैंने पक्का निशाना उसके सर का लिया, फिर उसके मैंने सर को गोली मारी, जो उसके सर में लगी, उसके बाद में गिर गया। और एक बंदा हमें कवर दे, जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे, तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था, मैंने उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया, फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई, तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी। दहशतगर्दों से भरपूर मुकाबला करते हुए फ्रंट लाइन पर मौजूद एक सब इंस्पेक्टर, 5 सिक्योरिटी गार्ड ने जाम शहादत नोश किया। एक शहरी भी शहीद हुआ। दहशतगर्दों की हलाकत के बाद 2 घंटे तक सिक्योरिटी इदारों ने सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया और इमारत को क्लियर करार दे दिया। अब नज़र डालेंगे पार्लियामेंट में होने वाली गर्मा गर्मी की। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में फाइनेंस बिल 2020-21 की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। बजट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन की तमाम तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया। बजट की मंजूरी के बाद स्पीकर ने कौमी असम्बली के बाद बजट की मंजूरी सेनेट से भी ली जाएगी, जिसके बाद सदर ममलिकत उस पर दस्तखत करेंगे। हुकूमत ने 12 जून को कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के लिए बजट पेश किया था, जिसका हजम 71 खरब 37 अरब रुपए है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में हुकूमती आमदनी का तखमीना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से महसूलात की सूरत में 4,963 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदनी की मद में 1,610 अरब रुपए रखा गया है, जबकि 3,437 अरब रुपए का खसारा है। इससे कबल ईवान में अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली इजलास के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सारे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म के लिए 2 ऑप्शंस हैं। वज़ीर आज़म माफ़ी मांगें कि उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वज़ीर आज़म मईशत तबाह करने का एतराफ़ करें, या तो वज़ीर आज़म सबको साथ लेकर और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, किसी काबिल बंदे को आने दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बजट पास होने से कबल ही अवाम पर पेट्रोल बम भी गिराया गया। ये वापस अपने हलकों में कैसे जाएंगे और अवाम को क्या मुँह दिखाएंगे। बजट से मुतालिक बिलावल भुट्टो ने कहा, ये बजट ना कोरोना के ख़िलाफ़ मौसर है, ना ज़राअत की हिफाजत करता है। उन्होंने टैक्स बढ़ाकर अवाम की जेब पर डाका डाला है। जब हम बरी होंगे तो ये जेल भी होंगे। मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत हमसे माफ़ी मांगे। ईवान बिलावल भुट्टो के इज़हार ख्याल के बाद बदनज़मी का शिकार हो गया, जिसके बाद अपोजिशन भी ईवान से वॉकआउट कर गई। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इमरान खान नालायक और नाअहल हैं, काम नहीं कर सकते। जाली डिग्री वाला कैसे पायलट्स को जाली करार दे सकता है। पायलट और सिविल एविएशन की आलमी सतह पर किरदार कशी की गई। पायलट को कोरोना के दौरान ज़बरदस्ती जहाज़ पर चढ़ाया गया। हुकूमत समझती है कि जिसको भी नौकरी मिलती है वो सियासी होती है। वज़ीर कहता है कि वो परेशान थे, कोरोना के बाद कर रहे थे, ऑब्वियसली कोरोना के बाद कर रहे थे। अब उनको जबरदस्ती कोरोना के दौरान जहाज पे चढ़ा रहे थे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि लोगों को बेरोजगार करना किस किस्म का रिलीफ है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना करना जुल्म ही होता है। हुकूमत की कोरोना के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। ये कैसे अपने आप को तहरीक इंसाफ कहते हैं कि आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हम हर फोरम पर पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे को चैलेंज करेंगे। फ़ायदा हुकूमत नहीं, तेल कंपनियों को हुआ है।
आपने हर पाकिस्तान की जेब पे डाका डाला है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मजम्मत करती है। हम हर फोरम पे इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे। वजीर आजम नोटिस ही लेना बंद कर दें, अद्वियात की कीमतें बढ़ी, नोटिस लिया रिपोर्ट आई ना कीमतें कम हुई, आटे का नोटिस लिया उसकी कीमतें बढ़ गईं, चीनी का नोटिस लिया 50 वाली चीनी 90 रुपए तक चली गई। वजीर आजम साहब ने आटा का नोटिस लिया था, जब आटा 20 kg 650 रुपीस का था, अब 1100 का हो गया है। वजीर आजम साहब ने चीनी का नोटिस लिया था, चीनी 50 रुपीस पर kg था और अब 85 और 95 तक पहुंच गया है। बेहतर ही होगा कि हमारा वजीर आजम अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे, पे डाला जाता है। कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान बिलावल ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इस दौरान वफाकी वज़ीर बराए मवासलात और पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को मनाजरे और इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया। इसके बाद मुराद सईद ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, भुट्टो के असल वारिस जरदारी नहीं फातिमा भुट्टो हैं। फातिमा भुट्टो की किताब पढ़ लें तो आंखें खुल जाएंगी। वफाकी वज़ीर का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को चैलेंज देते हुए कहना था, बिलावल भुट्टो जरदारी मनाजरा करना चाहते हैं तो कर लें, जहाँ चाहें जिस वक्त चाहें बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क भर में जिस हल्के से चाहें बिलावल इलेक्शन लड़ें, मैं मुकाबले में इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। जी स्पीकर साहब, पहले तो मुझे आज इन दोनों जमातों की मोहब्बत देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा कहते थे कि हमेशा एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती खेलते हैं, दोनों एक है। और मैं एक शेर इनकी नज़र करना चाहता हूँ कि कभी जुदा थे मगर देख आज मिलते हैं, कहा नहीं तो तुम्हारे मिजाज मिलते हैं। तो स्पीकर साहब बड़ी खुशी हुई। दूसरा, इन्होंने बात की कि आलमी वबा को मौजूदा हुकूमत ने बेहतर तरीके से डील नहीं किया। स्पीकर साहब, ये गोरों से बड़े मुतासिर होते हैं, और जो इमरान खान का स्मार्ट लॉकडाउन का मौक़िफ़ था, कल यूरोप ने भी कह दिया, ब्लूमबर्ग में स्टोरी आई है, गल्फ न्यूज़ में स्टोरी आई है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट है, यूरोप को भी उस तरफ जाना पड़ेगा। तो सही कौन हुआ, गलत कौन साबित हुआ? स्पीकर साहब जी प्लीज मुराद वाइंड अप करें प्लीज, बात करें। अच्छा स्पीकर साहब, फिर उसके बाद इन्होंने इदारों के ऊपर बात की। मैं पूछना चाहता हूं, PIA का नाम लिया, स्टील मिल का नाम लेते हैं, PIA मुनाफे में था, मुशर्रफ के दौर में जरदारी आ जाते हैं और स्टील मिल जो है वो खसारे में चला जाता है, PIA खसारे में चला जाता है। अब बात सुने, जब भी माइक लेते हैं, स्पीकर साहब, ये बंदा इमरान खान को चैलेंज कर रहा था, इमरान खान की सिपाही का सामना नहीं कर सकता, भाग गया फिर। स्पीकर साहब, अभी स्पीकर साहब, ये परसों मौसूफ ने चैलेंज दिया था कि इमरान खान मुनाजरा करे। मुराद सईद इमरान खान की सिपाही का सामना नहीं कर सकते, आया इमरान खान का सामना करने। मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, कि अवाम के सामने मुनाजरा करना है, पार्लियामेंट में मुनाजरा करना है, मीडिया के सामने मुनाजरा करना है, इवन एंकर आपकी मर्जी का होगा, आओ मुनाजरा कर लो, आओ बहस कर दो। कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो आए ही नोटिस लेने के लिए हैं, वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हरगिज़ नहीं देंगे, उन्हें ईवान का एतमाद हासिल है। बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तुम मुल्क लूटो, हम नोटिस लेना बंद कर दें, तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो, हम नोटिस ना लें, हम नोटिस लेंगे। इमरान खान आया ही नोटिस लेने के लिए है। वज़ीर आज़म को ईवान का एतमाद हासिल है, वो इस्तीफ़ा हरगिज़ नहीं देंगे। जी, शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा। शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन पर भी तनकीद करते हुए कहा, ये तो कहते थे कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, ये तो कहते थे हुकूमती इत्तेहाद में दरारें पड़ चुकी हैं, आज खुद भाग गए और यहाँ देख लें हुकूमती साइड अरकान से भरी पड़ी है। वो क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं समझ नहीं आ रही वजह क्या है। और आज मैं आपको बात देना चाहता हूँ, लगता है आप नजूमी हो गए हैं।
آپ کہتے ہیں کہ جیسے میں بیٹھوں گا وہ آ جائیں گے, باقی وہ ہو گیا. کمال ہے, کمال ہے. آج تو میں مراد سعید آپ کو کہوں گا نجوم, علم نجوم ہے تمہارے پاس. جناب والا, الحمدللہ الحمدللہ آج تحریک انصاف کے اور ہمارے حلیف, میں ایک ایک حلیف کا, ایک ایک ہماری اتحادی جماعتوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. 100 جتن کر لیے, 100 جتن کر لیے, چٹان کی طرح اپنی جگہ قائم ہیں اور قائم رہیں گے. جیسے میں نے کہا کہ سودا کرنے نہیں آئے, سوداگر نہیں ہیں, نظریے کا سودا نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. شور مچا لو, دھمکیاں دے لو, سڑکوں پہ آ جاؤ, اپنے نظریے کا سودا نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. جناب والا, میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کل پریسر میں کہا اور آج ایک پارلیمانی لیڈر نے کہا عمران خان استعفیٰ دے دے. کیوں دے دے, کس منطق سے دے دے؟ عمران خان enjoys the confidence of the house. استعفیٰ نہیں دیں گے. پاکستان کی عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے, استعفیٰ نہیں دیں گے. تمہارے مطالبوں سے استعفیٰ دے دے, کیا بات ہے, کس باغ کی مولی ہے, استعفیٰ دے دے. نہیں دیں گے, نہیں دیں گے. تھینک یو. جناب والا, اب ایک اور بات کی گئی کہ نوٹس لینا بند کر دے. ارے ہم نوٹس لینا بند کر دیں, تم ملک لوٹو, ہم نوٹس لینا بند کر دیں. نوٹس لینا بند کر دیں. تم کمیشن کرو, ٹیکس بیکس کھاؤ, ہم نوٹس لینا بند کر دیں. نوٹس لینا بند کر دیں. تم منی لانڈرنگ کرو, ہم نوٹس لینا بند کر دیں. نہیں نہیں, نوٹس لیں گے, نوٹس لے گا. عمران آیا ہی نوٹس لینے کے لیے. تھینک یو. اب کچھ بات کریں گے کرونا پر. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,06,512 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ ایک ہی دن میں 49 افراد جان کی بازی ہار گئے, جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 4,167 ہو گئی. ملک بھر میں اب تک 12,62,162 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,009 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 95,407 مریض احتیاب ہو چکے ہیں, جبکہ 2,437 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. کرونا کے حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,557 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 74,778, سندھ میں 80,446, خیبر پختونخوا میں 25,778, بلوچستان میں 10,376, گلگت بلتستان میں 1,442, اسلام آباد میں 12,643, جبکہ آزاد کشمیر میں 1,049 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 12,62,162 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,009 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 95,407 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں, جبکہ 2,437 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 49 افراد جاں بحق ہو گئے, جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 4,167 ہو گئی. پنجاب میں 1,681, سندھ میں 1,269, خیبر پختونخوا میں 922, اسلام آباد میں 127, گلگت بلتستان میں 24, بلوچستان میں 116 اور آزاد کشمیر میں 28 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. مشتبہ پائلٹس کی فہرست میں 2 خواتین پائلٹس بہنوں ارم مسعود اور مریم مسعود کا نام بھی شامل ہے. دونوں بہنوں نے بیک وقت بوئنگ 777 جہاز اڑا کر ریکارڈ بھی قائم کیا تھا. ارم مسعود اور مریم مسعود کا فلائنگ لائسنس مشتبہ قرار دے دیا گیا ہے. مشتبہ لائسنس کی فہرست میں 115 نمبر پر ارم جبکہ 118 نمبر پر مریم مسعود کا نام درج ہے. پائلٹ مریم مسعود کو پہلے سے ہی گراؤنڈ کر کے انکوائری کی جا رہی ہے. انہوں نے گلگت میں جہاز کی لینڈنگ میں غفلت برتی تھی, جس کے باعث طیارہ رن وے سے اتر گیا تھا, تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں.
مطابق مشتبہ لائسنس کے حامل پائلٹس کی فہرست میں 115 نمبر پر 2 بہنوں ارم مسعود اور مریم مسعود کا نام بھی شامل ہے۔ دونوں بہنوں ارم مسعود اور مریم مسعود کا فلائنگ لائسنس مشتبہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ دونوں بہنوں نے بیک وقت بوئنگ 777 جہاز اڑا کر ریکارڈ بھی قائم کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پائلٹ مریم مسعود کو پہلے سے ہی گراؤنڈ کر کے انکوائری کی جا رہی ہے۔ مریم مسعود نے گلگت میں جہاز کی لینڈنگ میں غفلت بھی برتی تھی اور غفلت کے باعث طیارہ رن وے سے اتر گیا تھا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ترجمان پی آئی اے کی جانب سے دونوں خواتین پائلٹس کو جہاز اڑانے سے روک دیا گیا ہے۔ خیال ہے کہ گزشتہ دنوں وزارت ہوابازی نے 262 مشکوک پائلٹس کی فہرست جاری کی تھی، جس پر وفاقی وزیر غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ 148 مشکوک لائسنس کی لسٹ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کو بھجوا دی گئی ہے اور انہیں ہوابازی سے روک دیا گیا ہے۔ غلام سرور خان کے مطابق دیگر مشکوک لائسنس والے پائلٹ 100 سے زائد ہیں، ان کی تفصیلات بھی سول ایویشن ویب سائٹ پر بھیج دی ہیں۔ پی آئی اے میں 28 پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ثابت ہو چکی ہیں، جبکہ حالیہ دنوں میں 4 گھوسٹ پائلٹس فارغ کیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان ایئر لائنز پائلٹ ایسوسی ایشن پالپا کے صدر کیپٹن چودھری سلمان نے وفاقی وزیر برائے شہری ہوابازی غلام سرور خان کی جانب سے جاری مشتبہ لائسنس رکھنے والے پائلٹس کی فہرست کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں بجلی کے ستائے لوگوں کی۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی۔ شہریوں کا گرمی سے ویسے ہی برا حال ہے، ایسے میں کے الیکٹرک کی جانب سے عوام کو ایک اور لالی پاپ دے دیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کراچی میں موسم گرما کی شدت میں کمی کے باوجود بجلی کا بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ طویل اور غیر اعلانیہ بجلی کی بندش نے شہریوں کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ شاہ فیصل کالونی، کورنگی، محمود آباد، لیاقت آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر، نارتھ کراچی، فڈل بی ایریا، سرجانی ٹاؤن اور اولڈ سٹی ایریا سمیت متعدد علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر مختلف علاقوں میں احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ لیاری میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ستائے علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے۔ دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ ایندھن کی فراہمی میں بہتری کے باعث بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد لوڈ مینجمنٹ کا سلسلہ مستثنی علاقوں میں ختم کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق ایندھن کی بہتر فراہمی جاری ہے تو مجموعی صورتحال میں مزید بہتری آئے گی۔ یہاں پاکستان نے کرتارپور راہداری کو دوبارہ کھول دیا ہے۔ اگر یاتری دربار صاحب درشن کے لیے آتے ہیں تو ان کی امیگریشن اور کسٹم کلیئرنس کے بعد دربار صاحب بھجوایا جائے گا۔ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور ماتھا ٹیکنے کے لیے آنے والوں کو ایس او پیز کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ بھارت کی شرومنی گردوارہ پربندھک کمیٹی سمیت دنیا بھر کی سکھ سنگتوں کی طرف سے پاکستان کے اس اقدام کا خیر مقدم، جبکہ بھارتی حکومت کے رویے پر مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کے ہیڈ گرونتھی گیانی گوبند سنگھ نے بتایا کہ 16 مارچ کو کرونا وبا کی وجہ سے کرتارپور راہداری بند کر دی گئی تھی۔ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی نے بھی آج 29 جون سے گردوارہ دربار صاحب کھولنے کے اقدام کو سراہا ہے۔ سردار ستون سنگھ نے بتایا کہ پاکستان کا یہ مثبت اقدام ہے، لیکن بھارت کی طرف سے راہداری نہ کھولنے کے فیصلے سے انہیں شدید مایوسی ہوئی ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کے پروگرام کے لیے اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔